हाँ जी, तो शुरू करें अपना काम। टेस्ट का डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड हो? दो टेस्ट हैं आपके पास, सारे मैंने रखे हुए हैं। यार गुड आफ्टरनून जी। कोई डिस्कशन नहीं करना? पहला ही तुम्हारे सामने, पहले ही तुम्हारे सामने। क्यों? ये नहीं है 46 47 ये वाले सेम क्वेश्चन? अच्छा जी, तो फिर क्वेश्चन देखो ये क्या है, व्हाट 46 47 48 49। थोड़ा जल्दी कर लो। गोया मैंने सिर के ऊपर पकड़ रखा है अभी अपना। फिर तो ठीक है। पूछो यार, कोई डाउट नहीं। ये दो में कैफीन है, ये तो वही बच्चे सिंपल। उसने कहा नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपके पास मोलिकुलर वेट 100 है तो मास ऑफ नाइट्रोजन 28.9 है। और अगर ये 94 है, 23 नंबर क्वेश्चन देखा था ना हीमोग्लोबिन वाला, अगर आपको याद हो तो 28/9 100 इंटू 194। इससे जो भी तुम्हारे पास वैल्यू इसमें 14 का डिवाइड कर देना। और देखो, जल्दी करो जिससे आपका टाइम बचे। टोटल 14 लेक्चर मिले हुए, 4 लेक्चर भी होंगे, फिर छुट्टी आएगी, फिर 4 लेक्चर होंगे। पक्की बात? कोई भी रैंडम नंबर हो तो बता दो, कोई भी, चलो एक दो, बार बार कह रहा हूं आपसे। ये लो जी 87 सोल्व। 80 पहले इशमीत की बात मानते हुए 87 करवा देते हैं। इशमीत वैसे भी मेरे से नाराज होगी क्योंकि इसको मैंने कम क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजे थे। क्लियर ना? मुझे पता था तुम मेरी गर्दन काटोगे आज, क्योंकि इस बार मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाया व्हाट्सएप पे ना। कोई बात नहीं, अब मुझे पता था। ठीक है। हाँ जी, ये देखो, C3H8 है, CH4 है, Cu है। इन तीनों को तुमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया। इतना तो ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या थी कितनी थी हमें उससे मतलब नहीं है। C3H8 ने 3 CO2 बनाए, मीथेन ने 1 CO2 बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने 1 CO2 बनाया। इस बात से तो एग्री कर रहे हो? फिर तो काम ही सौखा हो गया। उस 100 के अंदर 20% कौन था? C3H8। क्वेश्चन में लिखा है ना बच्चे, उस 100 के अंदर 20। ओए निकल, तेरे को क्या हो गया? ओए, वो तेरी गर्दन लटकी थी यार साइड में, मैं टेंशन में आ गया। हाँ जी, तो आउट ऑफ 100 जो C3H8 था वो 20 था बच्चे। ठीक होगी बात? तो अब सोचो, अगर इसका एक बर्न होता है उसके 3 प्रोड्यूस होते हैं। अगर इसका 20 बर्न होएगा तो उसके 60 प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे CO2? पहले तो इस पे फोकस करो। ठीक हो गया। अब इसका वन, इसका भी वन, यानी मीथेन का वन, 1 CO2, 1 CO 1 CO2। अगर इसका रिमेनिंग 80 बर्न होएगा, मतलब ये जितने बर्न होंगे उतनी CO2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बस आंसर है 80 60 140, सीधा आंसर है। कुछ करना ही नहीं था भाई और बहनों। नहीं, सिंपल, एक से 3 बन रहे हैं तो 20 से 60 बनेगा। क्लियर है? और उसके बाद इसका 80 बर्न हो रहा है, सामने 80 बनेगा। 80 60 1, 80 60 140 आंसर। यू मान सकते हैं, लेकिन उतना खतरनाक एप्टीट्यूड भी नहीं लगाना था। सिंपल आपको देखना था कि प्रोपेन का बर्निंग से 3 CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं स्टोक्योमेट्री का रोल तो है।
क्लियर। C3H8 20 बर्न हुआ तो 60 बना, और बाकी 80 बर्न हुआ तो सामने 80 बना, बस। स्टोक्योमेट्री तो इसमें थोड़ी लगानी पड़ेगी ना, हल्की फुल्की। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा होगा इतना सोखा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया। 84 भी बच्चे पूछ रहे हैं, इसमें रिएक्शन लिखनी थी आपने। ये C2H5OH है, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन होने से उसने कहा जी इथाइल इथेनोएट बन गया है। ये अपना OH दे गया, ये अपना सॉरी H दे गया, ये अपना OH माइनस वोटर हो गया। अब इन सबके मोलिकुलर वेट लिख लेते हैं जी ओरिजिनली। ये 46 मोलिकुलर वेट है, ये 60 मोलिकुलर वेट है, ये ओरिजिनल इसके मोलिकुलर वेट है। अब एक काम करें, 23 ग्राम। गुरलीन ने अपना नाम बदला हुआ है क्या? नहीं नहीं, अच्छा, ये मुझे लगा ना जैसे 36610 पे कोई और नाम होता था, जैसे अमनदीप लिखा है ना। नहीं, 36610 अमनदीप। अमनदीप कौर, तुमसे मैंने पहले कहा, बात ही नहीं की मैंने तुमसे आज तक, कभी कॉपी भी नहीं की। उसमें भी शायद है। हे भगवान, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता ऐसे कैसे? मैंने अमनदीप से आज तक बात ही नहीं की, कमाल हो गया। चलो आज दूसरी बार हो गई है, तुम्हें याद रहेगा ना। सुनो बच्चे, 23 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल, क्लियर, ये उसने दिया हुआ है। ऑन रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड फॉर्म्स 22 ग्राम्स ऑफ इथाइल इथेनोएट, ये यील्ड आ गई है आपके पास। वैसे इसका मोलिकुलर वेट निकाला होगा आप लोगों ने, आई थिंक 84 होएगा। देखना बच्चे इसका मोलिकुलर वेट कितना है, क्योंकि 59 तो यही हो गया और 29 ये हो गया, ज्यादा आ रहा है ना, 88 आ रहा है, ठीक है। चलो, और इसका 18 सबको पता है, ठीक हो गया। उसने कहा जी 22 ग्राम्स आपके पास यील्ड आई है ऑफ द इथाइल इथेनोएट एंड सम ऑफ द वाटर, वो सामने आ गया। द परसेंटेज यील्ड, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा, ज्यादा नहीं लगाना। 88 ग्राम कितने से आता है भाई? 46 ग्राम से। 22 ग्राम कितने से आ रहा है? नहीं, निकालना पड़ेगा ना वो तो। 46/88, ओ रह गया, एक लाइन रह गई, एक लाइन रह गई। चलो अब लिखी दी, 46/88, 22, ठीक होगी बात। अब सोचो, तुम्हारे पास यील्ड आनी चाहिए थी कितने से, अब तुम इसको सोल्व कर पा रहे हो तो 40, हाँ, 11.5 ग्राम। अब सोचो, अगर तुम 22 यील्ड बनाना चाहते हो तो वो यील्ड एग्जैक्टली आनी चाहिए थी 11.5 से। चलो एक गेम और खेलते हैं। वैसे समझ में तो आ गया कि 50% प्योरिटी आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि सीधे सीधे आंसर लाने के लिए काम और कर सकते हैं। सुनो जी, 46 gives the 88, 23 should give the 88/46 into 23, 44 ग्राम्स आना चाहिए। और आपको परसेंटेज यील्ड का एक फॉर्मूला दिया था, क्लियर ना? हाँ, ये तुम्हारे एग्जैक्ट मार्क्स आए, ये आने चाहिए थे इनटू 100, 50%। दो दो तरीके हैं, जैसे तुम्हारा मन करे कर लो। मेरे को जो लग रहा है, मेरे को लग रहा है, अनुषा को मैंने आज पहली बार देखा है, कैसी हो अनुषा? वो गायब हो गई। ओके ओके, फिर ठीक है, उसने साथ में तो जोड़ दिया, इसका मतलब ये अमनदीप से कंपेयर कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। चलो जी, तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को, मुझे जो लग रहा है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या हुआ होगा? इक्वेशन नहीं लिखनी आई आपको। चलो भी 84, 88 आपने दो पूछे, अब कोई लास्ट मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो आपको लगता है इसने हमारी जान ले ली बस। 73। ओए होए, ये क्वेश्चन गलत कर दिया यार। मैं कह रहा हूं अगर ये 30 से 35 सेकंड में सॉल्व नहीं हुआ ना तो आज मैं लीव नहीं होऊंगा, डबल क्लास ले लूंगा। सुनो सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, लो जी, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाद में देखेंगे
बाय रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम, जो भी इसने दे रखा है मुझे 0.1 लिख दिया, गिवन अमाउंट बाय स्टोक्योमेट्री, ठीक है। 35 सेकंड हाईएस्ट। चलो जी, 0.36 मोल्स ऑफ SiO2, इसको अगर हमारी क्लास नहीं कर पाती तो ये तो यार बेइज्जती वाली बात है मेरे लिए। बाय 18 था ना वो, हाँ जी। एंड 0.9 बाय क्या कर दिया 30, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू, अब इनमें से जो कम आ गया ना, इंटू 3 कर देना, आंसर आ गया सीधा सीधा। नहीं ये तो ना इतनी इस रिएक्शन को देखने के बाद आधी जनता तो कहती है अपने काम की बात नहीं है, इसको श्रद्धांजलि दे देते हैं जी, अपना काम नहीं है। जबकि पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन ये था। 0.1/4, 0.36/18, 0.9/30। अगर रैंडमली आपको समझ में आ रहा है कि इनमें से कौन लिमिटिंग है, सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है आपका। चलो जी, अब पेज बदलें फिर हम लोग। ये 2-3 क्वेश्चन ही आपको डाउट थे, बाकी आ गए थे सारे ना। मैंने तो इतना मन लगा कि 90 क्वेश्चन का पेज बनाया पूरा, आपने दिल तोड़ दिया मेरा। खाली पेज नहीं, ऐसे तो यार पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो, केमिकल बॉन्डिंग बच्चे कंप्लीट नहीं आएगा, 2 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग टोटल 14 लेक्चर्स आपको अलॉटेड है, और हमने 22 मिनट हमारी जिंदगी के लगा दिए 3 क्वेश्चन में। 12 मिनट, 4:10 से, मुझे लगा 4 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ना हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना है। जो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है उसको मैं 3 बार बोलूंगा, फिर लिखूंगा बोर्ड पे। केमिकल बॉन्ड है क्या? ये वो फोर्स है, क्लियर ना। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। सिंपल, थोड़ा सा और अच्छा बोल दे। अट्रैक्शन फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स को, मोलिक्यूल्स को, आयंस को जो बांध कर रखे, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है? केमिकल बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है, केमिकल्स के बीच का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो अब जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस is known as chemical bond। ऐसा फोर्स जो एटम्स को, मोलिक्यूल्स को, आयंस को आपस में बांध सके, क्लियर, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड। अब बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया जो एटम्स, आयन और मोलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग में जा रहे हैं? क्लियर ना। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर मैं इसका रीजन जानूं कि केमिकल बॉन्ड बनने का सबसे बड़ी वजह क्या है, तो मुझे 2 रीजन समझ में आते हैं। पहला रीजन है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट, कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट, ऑक्टेट और डुप्लेट। और दूसरा मेरे पास है डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो एनर्जी का घटना, क्लियर ना। जितनी आपकी सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते एनर्जी घटती जाएगी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठते हो जैसे निखिल बैठा हुआ है, क्लियर ना, उसके बाद फिर धीरे 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 आपकी एनर्जी लूज होती जाएगी, फिर आप चेयर पर ट्रांसफर हो जाओगे, फिर आप सोफे पे ट्रांसफर हो जाओगे, धीरे धीरे बेड पे ट्रांसफर हो जाओगे, और धीरे धीरे फिर बस ट्रांसफर ही हो जाओगे, क्लियर ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी आपके अंदर स्टेबिलिटी 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 आती जाएगी। तो इस पूरी केमिस्ट्री में जो बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी है, सबसे बड़ा रीजन जो केमिकल बॉन्डिंग का है, वो है डिक्रीज ऑफ एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग
का सबसे बड़ा रीजन हमारे पास इस चैप्टर में जो मुझे और आपको दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए। मेरी तीसरी स्क्रीन बिल्कुल काली दिख रही है मेरे को ना, बस नाम दिख रहे हैं। क्लियर? सबसे बड़ा रीजन जो केमिकल बॉन्डिंग का दिख रहा है वो है डिक्रीज ऑफ द एनर्जी। तो मैं सबसे पहला लिखता हूं जी। हाँ जी, बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी। आप, मैं तो कह रहा हूं कि केमिस्ट्री को मारो गोली, अपने लेवल पे सोच के देखते हैं हम लोग कि जितना हम लोग काम करते जाएं काम करते जाएं। मैं कह रहा हूं 1 घंटा ना बोलते रहो, लगातार कुछ भी बोलते रहो, रैंडमली 2-4 गाने गा डालो, फिर मैं थक गए यार। तो इससे क्या होएगा, फिर कोई एक और सुना दे, वो कहता है थक गया यार और क्या सुना दूं। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी उस चीज को लेकर। आप क्या होगा, एनर्जी लूज कर दोगे, और एनर्जी लूज करोगे तो एंड में आप बोलोगे नहीं नहीं अब नहीं हो सकता। तो स्टेबिलिटी आ गई आपके अंदर। चलो गोली मारो। एक बात और सिखाता हूँ, डेड बॉडी देखना, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। अगर वो चल पड़े तो बस यही बात है, विदाउट एनर्जी वो स्टेबल हो चुका है, बात खत्म। तो बस अपने दिमाग में जितने दिन तक हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, उतने दिन तक अपने दिमाग में एक बात रखना बस, डिक्रीज इन एनर्जी इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी और द केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, थोड़ा बहुत लिखते जरूर है, कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट एज वेल एज डुप्लेट। डुप्लेट तो 2-4 जगह ही लगता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, बिगेस्ट, वो आपके पास है डिक्रीज इन एनर्जी। किसी भी मोलिक्यूल के बनने के ड्यूरिंग अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो समझ लो कि बॉन्ड स्टेबल बन रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, ओजोन बनती है ना जब अपर एटमॉस्फेयर में, वहां ओजोन एंडोथर्मिक प्रोसेस से बनती है। और आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ओजोन एक अनस्टेबल कंपाउंड है। जो भी एंडोथर्मिक से बन गया, जो भी एंडोथर्मिक से बन गया, जो भी एंडोथर्मिक से बन गया, बार बार कह रहा हूं, वो अनस्टेबल ही होएगा। तो डिक्रीज इन एनर्जी का अगर आपको मतलब समझ में आए तो नेगेटिव है। अगर और मतलब समझना है तो प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक, बार बार सबको बोलना है। और ये 100% रीजन है, 100%। जबकि ऊपर जो ऑक्टेट है वो 2-4% रीजन हो सकता है, बट मेन रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर किसी कंपाउंड का बनना, बार बार कह रहा हूं, एंडोथर्मिक हो गया तो मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी, सब तो सबसे पहले हम काम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टेट रूल पे। सबसे पहले हम काम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल का दूसरा नाम, पहले तो गिवन बाय साइंटिस्ट के नेम लिखते। मेरे कहने के बाद भी बच्चों ने अभी तक कैमरे ऑन नहीं किए, पता नहीं किस बात की चोरी है उनको। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी दिक्कत है, जेन्युइन रीजन पे तो कोई दिक्कत है नहीं। लो जी, लुईस एंड कोसेल, दो साइंटिस्ट हैं आपके पास, लुईस एंड कोसेल। दोनों का एरिया भी अलग अलग था, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग अलग था। कुछ ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किए थे, मैं लिख देता हूं जी। लुईस का फील्ड था ऑर्गेनिक मोलिक्यूल लाइक मीथेन, ऑर्गेनिक, और कुछ कोवलेंट मोलिक्यूल इसका टारगेट पे थे। और जो कोसेल था ना, उसकी स्टडी जो थी वो इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स की स्टडी थी। फील्ड लिख सकते हो, फील्ड ऑफ लुईस एंड कोसेल, फील्ड ऑफ द लुईस एंड कोसेल। जो इन दोनों का फील्ड था, एक का फील्ड ऑर्गेनिक मोलिक्यूल लाइक मीथेन टाइप से, दूसरे का इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल आयनिक टाइप से, केसीएल एनएसीएल टाइप से। तो इन दोनों का फील्ड अलग अलग था, इन दोनों का फील्ड था, तो दोनों ने मर्ज करके कंप्लीट थ्योरी आपके सामने रख दी। एक बार फिर, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, force which is responsible for to bind the atoms, molecules और ions। उसके बाद रीजन की बात करूं, क्या बच्चे अपने आप को वेटिंग रूम में भेजना चाहते हैं? क्या बच्चे चाहते हैं कि मैं मीटिंग लॉक कर लूं? अगर वो ऐसी हरकत नहीं करना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लें। जिनके साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो अपना नाम बोलकर अपने आप को वीडियो के पीछे छिपा सकते हो। क्लियर है? अदरवाइज सभी को वीडियो ऑन करना मस्ट है। चलो जी,
नहीं तो फिर आप शिफ्ट हो रहे हो वेटिंग रूम में और मीटिंग लॉक कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द एटम्स मोलिक्यूल और आयंस इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। इसका रीजन क्या है? कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट और डुप्लेट हो गया, डिक्रीज इन एनर्जी हो गया। इसके अलावा ऑक्टेट रूल का हमने सबसे पहले काम शुरू किया, गिवन बाय लुईस एंड कोसेल है। ऑक्टेट रूल क्यों बना, हम इस बात को जान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इसका सेकंड पॉइंट, ऑक्टेट रूल के पीछे भी वजह क्या है, वाई ऑक्टेट। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, वाई ऑक्टेट। तो इसके लिए तुम दो अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ चुके हो, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और दूसरा चैप्टर का नाम आपको पता ही है, उसका नाम है आपके पास पीरियोडिक टेबल। उसमें आपने देखा था NS2NP6। ये जो ऑक्टेट है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2+6, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नोबेल गैसेस का। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबेल गैसेस इज स्टेबल। तो कहीं ना कहीं इन दोनों साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात जा रही थी, इन दोनों साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात जा रही थी कि कहीं ना कहीं सारे के सारे एलिमेंट्स जिनको कंपाउंड फॉर्म करना है, ईदर बाय शेयरिंग और बाय द इलेक्ट्रॉन गेन लो और द डोनेशन, क्लियर, वो क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वाई ऑक्टेट, तो इसका आंसर है। और यहां एक बात और लिख देता हूं, वाई डुप्लेट। वो तो तुम खुद ही लिख लोगे वाई डुप्लेट, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? हीलियम का। लेकिन ये कोई वाइड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो एटम्स मॉलिक्यूल्स पे लगेगा और खत्म हो जाएगा, क्लियर। ये भी मेरे पास एक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहीं ना कहीं कौन है? एक नोबेल गैस है, और सारी दुनिया जानती है इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी वेरी 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 डिफिकल्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है। चलो जी, तो पिछली दो बातें तो बताने की नीड है नहीं, क्लियर। ये वाली बात भी बताने की नीड नहीं है कि सामने वाले के दिमाग में, लुईस कोसेल के दिमाग में ऑक्टेट वर्ड ही क्यों आया, है ना। कारण था क्योंकि ऑक्टेट रूल इसलिए उसने बनाया, ऑक्टेट रूल इसलिए उसके दिमाग में आया क्योंकि ऑक्टेट गेन करने पर नोबेल गैसेस लाइक स्टेबिलिटी वो अचीव कर लेंगे, ऐसा उन्हें लगता था। ठीक है जी। ऑक्टेट रूल का एक और नाम भी है, ऑक्टेट रूल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक theory of electronic theory of chemical bonding, electronic theory of the chemical bonding. Octet rule is also known as electronic theory of the chemical bonding. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज गेन बताएगा वो। तो कई बार चार ऑप्शन में आता है कि ऑक्टेट रूल इज ऑल्सो नोन एज, मान लो कोई वर्ड टू वर्ड ही काम करना चाहता है, तो उसके चार ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा ऑक्टेट रूल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, इसका दूसरा नाम है। अब इस ऑक्टेट रूल में कहा क्या गया है, इसको मैं दो बार बोलता हूं, तीसरी बार बोर्ड पे लिख दूंगा, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, टू मेक द स्टेबल बॉन्ड एलिमेंट कैन लूज और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। वापिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, to make the stable bond, to form the stable bond, one atom can lose or gain or share the electrons and complete its octet. एक एटम, तीसरी बार बोल रहा हूं, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके और गेन करके और शेयर करके अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा? 8। और उस 8 इलेक्ट्रॉन करने से लाइक नोबेल गैसेस उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जानी है, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जानी है। बस इस ऑक्टेट रूल में ऐसा बोला किन्होंने? लुईस एंड कोसेल ने। आगे हम इसके एग्जांपल को लेने वाले हैं, तो मेरे साथ टिको और बात को समझो। तो मैं ऑक्टेट रूल को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आप जल्दी समझ पाओ। ये ऑक्टेट रूल लिखा जी, ऑक्टेट रूल में क्या लिखा? एन एटम
can gain electrons, can donate electrons, can share the electrons. ठीक है जी, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, और क्या कर लेगा, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बार बार लिखने की नीड वैसे होती नहीं, आप समझदार हो, इन आउटर मोस्ट शेल, जिसको इतना लंबा नहीं लिखना, वैलेंस शेल लिख लेना भाई। ऑक्टेट रूल, हाँ जी, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट like Nobel gas configuration in outermost shell and make the stable bond and make the stable bond. अब इस ऑक्टेट रूल से हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर 5 पे लिख रहा हूं, नंबर 5 पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास, मैं यहां लिख रहा हूं टाइप ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, on the basis of octet rule, typo bonds on the behalf of octet rule। तो इसका रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं, इस साइड में चेक करना और समझना। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होने का फंडामेंटल हो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हो आयोनिक बॉन्ड। इसी का वेरी गुड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, इफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग टेक्स प्लेस, तो दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं भाई। एक तो आप लगातार बोल ही रहे हो कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड्स पे हम फोकस करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे, क्लियर ना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, तीनों टाइप के बॉन्ड हमने पढ़ने हैं। तो कुल मिला के ऑक्टेट रूल को एक सिंगल 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर सारा बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हो। ऑक्टेट रूल गिवन बाय लुइस एंड कोसेल। लुइस का फील्ड था ऑर्गेनिक और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन इथेन, कोसेल का फील्ड था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Why octet? Because noble gases have the 8 electron system in outermost shell and stable. और जनरल रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट भी नहीं करते। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नोबेल गैसेज आर नोबेल, मतलब नॉन रिएक्टिव। तो ऑक्टेट रूल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। वो आपने देख भी लिया होगा कि लुइस कोसेल ने जब ऑक्टेट रूल दिया तो उसने एक ही बिहाफ पे दिया, इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर, लूज गेन शेयर, लूज गेन शेयर। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा। दैट्स व्हाई ऑक्टेट रूल इज आल्सो नोन एज द octet rule is also known as the electronic theory of the chemical bonding। चलो जी, अब हमें क्या कह रहा है, टाइप ऑफ द बॉन्ड्स अगर लूज गेन शेयर में से कुछ भी हो जाए, क्लियर ना। तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट होंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। अगर इतनी बात आपको समझ में आए तो अब हम इसके एप्लीकेशन पे, मतलब आयोनिक बॉन्ड पे चल सकते हैं। और इन तीनों बॉन्ड्स को पढ़ने के बाद इस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे, फिर हमें एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एनर्जी को समझे हुए तुम किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं सीख सकते हो। तो मुझे कई बार बोलना पड़ता है ऑक्टेट रूल इज नॉट द सिंगल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग।
ऑक्टेट रूल इज अ हेल्पफुल फैक्टर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। ऑक्टेट रूल एक हेल्पफुल फैक्टर है बॉन्डिंग को समझाने में। ऑक्टेट रूल एक हेल्पफुल फैक्टर है। ये रमनदीप को मैं पहली बार देख रहा हूं आज। तुमने कैमरा पहली बार ऑन किया बच्चे? देन बता दे यार, ऐसी क्या बात है? अब बच्चों को कम से कम जानने तो सही मेरी क्लास में कौन कौन बैठा है। माइक नहीं ऑन ना, तुम्हारा आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन नहीं है, चलो। और क्वेश्चन पूछना हो तो रमन रह जाएगा फिर। आवाज तो आई नहीं रही तुम्हारी मेरे पास। हाँ, उसको टेक्निकल इश्यू होगा शायद उसके साथ कुछ ना। कर तो रहा है वो अनम्यूट, लेकिन चलो। कुछ लोग बड़े ढीठ टाइप के ना, कुछ भी कह लो, उनको समझ ही नहीं आता। उनके पेरेंट्स को चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी मुझे लगता है। हाँ जी। तो टाइपो बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल या तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है, कोवलेंट बन सकता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो अगर आप कहो तो मैं आगे चलूं या रिवीजन कराता रहूं, क्या मानते हो? दिव्यम, पिछले दोनों पेपर कैसे रहे भाई? हाँ। ओके। तो कल वाले का स्कोर ठीक था? ओके, और पिछले वाले का मोल का? वेरी गुड यार, शानदार है। और टोटल स्कोर क्या रहा फिर दिव्य? कम हो गया, ठीक है। चलो, बस मेहनत करते रहो। और जो अभी 600 ले रहे हैं, 700 पे रीच बन जाएगी 12वीं में। जो अभी 450 500 ले रहे हैं वो 600 पे आ जाएंगे 12वीं में। पहले दूसरे टेस्ट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिससे भी कोई 450 500 550, मतलब मेहनत कर रहा है ना यार। अब मेहनत करने में ऊपर बैठा भी तो हिसाब रख रहा है ना भगवान भी, कि गोयामा मेहनत कर रही है। उसने हिसाब रखा है यार, वो अपने अपने रूट से हिल नहीं रही। वो मेहनत करी जा रही है, तो वो भी हिसाब रख रहा है ना कि मेहनत कर रहा है तो उसको नंबर दिलवाएगा 12वीं क्लास में। और ये बहुत बड़ा सच है, ये नहीं कि तुम्हें कोई बहलाने का तरीका बता रहा हूँ। इज द ट्रुथ, जो मैंने देखा है, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है। लगे रहो बस। हाँ जी। तो शुरू कर रहे हैं भाई। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो, आप ही ने मुझे बताया इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड है। चलो जी। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है? तो मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स कौन है? तो नाम से पता चल रहा है, आयंस। आयंस, ठीक है ना जी। तो नंबर 1 पे लिखते, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो है आपके पास आयंस। किसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखना है तो लिख देना भी आयंस। आयंस की दो कैटेगरीज हैं, आपको पता है। एक का नाम किटायन, दूसरा एनायन। और एक वर्ड यहीं से निकल के आएगा, इलेक्ट्रोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब होता है चार्ज ऑफ द आयन। चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ द आयन। जैसे Na, इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी 1 है। जैसे कैल्शियम +2 है, इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी 2 है। क्लोराइड है, इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी -1 है। सल्फाइड की इलेक्ट्रोवेलेंसी -2 है। फोस्फेट की इलेक्ट्रोवेलेंसी -3 है। सल्फेट की इलेक्ट्रोवेलेंसी -4 है। -2 है। हाँ हाँ, मुझे पता था, मुझे लगा कहीं बीच बीच में नींद में ना चला जाए, तो फिर मैंने जानबूझ के लिखा था कि नींद तो नहीं आ रखी। जब इतने सारे सही लिख दिए तो लास्ट में ऐसा तो है नहीं कि मुझे बोलते बोलते नींद आ जाएगी। मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हो गया। तुम्हें लगता है ऐसा? ओके, थैंक यू। इलेक्ट्रोवेलेंसी, चार्ज ऑफ द आयंस, उसको इलेक्ट्रोवेलेंसी बोलते हैं। नंबर 3, ऐसा क्या है जो इन आयंस को अट्रैक्ट करेगा? तो मैंने वो फोर्स लिख दिया है। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक बॉन्ड के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो जवाब है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक नाम दिया था कूलम्बिक फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर ना? अभी वैसे लिखना ठीक नहीं है लेकिन चलो लिख देते हैं। वो है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका कोई मीनिंग फिलहाल है नहीं, लेकिन ठीक है लिख दिया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसके जितने ज्यादा चार्ज होंगे। क्यों अनीश मित्तल साहब? अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं, मित्तल साहब टेंशन में आ गए? टेंशन में आ गया कहता ये सर? हाँ, Q1 Q2 का चार्ज बढ़ा दूं, मतलब कैटायन का चार्ज एनायन का चार्ज बढ़ा दूं, न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो मित्तल साहब क्या सोचते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होएगा? इंक्रीज ही होगा। क्लियर ना? वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस, अगर एक कैटायन तुम्हारे घर पे पड़ा हो, एक एनायन मेरे घर पे पड़ा हो, तो अट्रैक्शन के चांस हैं क्या? क्लियर ना? और एक कैटायन तुम्हारे कमरे में और दूसरा भी तुम्हारे कमरे में पड़ा हो एनायन, तो थोड़ा बहुत तो चांस है ना एक दूसरे को देखकर प्लस माइनस क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और जितना नजदीक लाओगे उतनी और अट्रैक्ट होंगे। क्लियर ना? प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 9th-10th क्लास की बात नहीं कर रहा मैंने खुद ही बताया था, ये वाला फोर्स चैप्टर का नाम था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है जी? कुछ पता चला क्या हो रहा है? चलो बताइए। फोर्स इज फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब थोड़ा प्रैक्टिस गेम खेल ले कैटायन एनायन के बीच में। लो जी, यहां मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मैंने NaCl का एग्जांपल उठाना है। मैंने NaCl का एग्जांपल उठाना है। तो एक Na एक Cl है और ऑक्टेट रूल को ही टारगेट करना है। अब ऐसा तो है नहीं अब 10वीं वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कोई 1s2 2s2 p6 3s1। और इस चैप्टर में बार बार आपसे आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल मैं पूछता रहूंगा, तो मेरी हेल्प की जाए। आउटर मोस्ट शेल शेल, वेरी गुड। क्लोरीन इज 1s2 2s2 p6 3s2 3p5। लिखने को मैं इसको तुम्हारा 10वीं वाला मॉडल भी लिख सकता था 287। ये 281 हो गया, ये 287 हो गया। जैसे जैसे काम करते रहोगे लगे रहोगे वैसे वैसे चीजें समझ में आती रहेंगी। क्लियर है? अब सोचो, सोडियम तो मेटल है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। क्लोरीन नॉन मेटल है। हाँ, क्लियर ना? मेटल्स आर डोनर्स और नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर्स। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पॉन्सिबल है। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, फर्स्ट टाइम हमने 3 ऐसे चैप्टर किए हैं जो 11वीं वालों के लिए हाईली यूजफुल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर ना? और मोल कॉन्सेप्ट से गलती से भी नफरत मत करना कभी भी, चाहे उसने तुम्हें कम नंबर दिलाए हो। क्लियर ना? उस पर साल भर ही लगे रहना है। अगर उससे नफरत करने लग गया ना तो केमिस्ट्री से नफरत हो जाएगी, इतना बढ़िया चैप्टर है वो। क्लियर? तो समझ के रखो कि मोल कॉन्सेप्ट तो 2 साल में कर ही लेना है कई बार, और तब तुम्हें खुद इन क्वेश्चंस को पढ़ के लगेगा। जैसे आज स्मिथ को 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ के लगा, ओ इसमें तो कुछ था ही नहीं, वही सेम। क्लियर ना? तो बच्चे सुनो, मेटल का मतलब होता है डोनर, यही वाला। तो इसका मतलब तुम्हारे नंबर 176 थे, 171 थे मतलब, तो दिव्यम के बराबर ही थे मतलब। चलो वेरी गुड, नाइस। मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हारे सामने आऊंगा कैसे, तुम तो गुस्से से ऐसे पकड़ के मुझे खा जाओगी ना। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी, कुछ को सारे भेज दिए थे। जितने भेजे बच्चे ने ना उतने भेज दिए थे कुछ लोगों को। सोडियम इज द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको डोनेट करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या हो गया बच्चे? तुम समझदार हो इस मामले में। Na प्लस एंड 28 आउटर मोस्ट शेल में 2s2 2p6 हो गया। अभी हम सिर्फ ऑक्टेट रूल को बेसिस बना रहे हैं।
अब नॉन मेटल की आदत है, नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में ज्यादा होती है, सारी बातें अब आपको पता है जो मैं बोल सकता हूं यहां पर ना। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। कई बार तो इस लेवल पे भी पूछ लेते हैं कि सोडियम से सोडियम +1 इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो मेरा आंसर है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। वैसे इस जगह इसका यूज नहीं है, लेकिन चलो अगर पता चल जाए तो बुरा क्या है। क्लियर, वन इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज रिडक्शन। तो ये क्लोराइड बन गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 288। अब सोचो Na+Cl-। अब यहां ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप में से कोई लोग तैयारी करके भी बैठे होंगे, सर ये तो स्टेबल हो गए, अब ये बॉन्ड क्यों बनाएंगे, ये तो स्टेबल हो गए 28288, ये तो ऑक्टेट बन गए, अब क्यों बॉन्ड बनाएंगे। मैं तो बोलता हूं ये तो बॉन्ड, ये तो हाँ हाँ इन पे, हाँ इन पे चार्ज है, ये बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे। मैं तो फिर कह रहा हूं दुनिया में कोई भी बंदा NaCl ऐसे नहीं लिख सकता, शेयरिंग थोड़ी हो रही है भाई। NaCl को ऐसे थोड़ी लिख दोगे आप, ये तो दुनिया का सबसे घटिया तरीका है, ये तो शेयरिंग हो रही है। और Na+Cl- अपना पेट भर चुके हैं, Na+Cl- इट्स सेल्फ स्टेबल बन चुके हैं। जो बच्चों ने बहुत बढ़िया सी बात बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इन दोनों के ऊपर चार्ज आना, और इन दोनों के चार्ज की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl के बीच। मैं फिर कह रहा हूं, आयनिक बॉन्ड इज नॉट द रियल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोवेलेंट अट्रैक्शन ऑफ कैटायन एनायन। कैटायन एनायन के बीच का एक अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। वन इज अ लूजर, second is acceptor, one will be oxidized, second will be reduced, one change to cation, second anion, when cation and anion attract to each other we can observe the formation of NaCl। एक और एग्जांपल, CF2 कैल्शियम फ्लोराइड, कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम+2 फ्लोराइड, लेकिन फ्लोराइड दो है। अब शुरुआत करें भाई, अब थोड़ा जगह कम घेरेंगे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, आउटर मोस्ट शेल ये वाला है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 27 है, 9 नंबर पे आ रहा है ना, ये इसका आउटर मोस्ट है, जिसको मैंने टिक किया। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो मैं रब करके वापस लिख सकता हूं, हमारा 11वीं वाला कॉन्फ़िगरेशन। अंशिता कहती लिख दो, लिख दो, नहीं चलो। तो कैल्शियम इज 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 कैल्शियम। फ्लोरिन 1s2 2s2 p5। चलो नियोन लिख के लिख दें, AR लिख के लिख देते हैं, चलो और इसको हीलियम लिख के लिख देते हैं। ये आउटर मोस्ट, यहाँ आउटर मोस्ट, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार है। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक का जो सेकंड ए है, एस ब्लॉक का जो सेकंड ए है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट्स वाई ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उनका ऑक्सीडेशन नंबर, उनकी वैलेंसी +2 होती है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन हो गया, कैल्शियम +2 बन गया, 288 करके इसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और जो फ्लोरीन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, सो 2 फ्लोरीन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे अलग अलग। अगर आप अलग अलग करवाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। लो जी, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, तो कैल्शियम+2 और फ्लोराइड के बीच में कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस वाला हो गया। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रोंग, स्ट्रोंग क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब चार्ज बढ़ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मित्तल साहब ने बताया था, अनीश मित्तल ने, कि जब भी चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, सो इट विल फॉर्म द कैल्शियम फ्लोराइड। ये आपके पास आयनिक बॉन्ड बन गया ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल। अब मैं आपको एनर्जी के साथ बात को जोड़ के बताऊंगा, अब मैं आपको एनर्जी के पर्सपेक्टिव में बात को जोड़ के बताऊंगा। 20 मिनट है हमारे पास एग्जैक्ट क्लास के, तो उसको मैं जनरली हेडिंग बदल के बोल देता हूं। हाँ जी बोलना।
कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने में हमारे पास किटाइंस के और एनाइंस के टाइप्स तो पता ही है, आपने पूरा की पूरा पीरियोडिक टेबल सीखा हुआ है। 80% आपकी पीरियोडिक टेबल तो किटाइन बना सकती है। जैसे किटाइन है आपके पास किटाइंस फ्रॉम द मेटल्स और किटाइंस फ्रॉम नॉन मेटल्स। क्या नॉन मेटल भी किटाइन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते भाई। जैसे NH4 प्लस अमोनियम इज अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, फोस्फीनियम ग्रुप ऑफ द नॉन मेटल्स। क्लियर? अमोनियम, फोस्फीनियम, ऐसी आपके पास NO2 प्लस, नाम लिख दो इन सबके, AMMONIUM अमोनियम। ऐसी ये है मेरे पास फोस्फीनियम, इसका नाम है नाइट्रोनियम। नहीं नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ एक मैसेज था आज था कि नॉन मेटल के भी किटाइन बन सकते हैं। चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और दिखते जाएंगे। नॉन मेटल के किटाइन बन सकते हैं, मतलब इस बात से कोई बच्चा मना ना करे। मान लो कि एग्जाम देने बैठ गए, वो आउट ऑफ द बॉक्स बात कर ले कि किटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स ओनली, तो आप बोले ना ऐसे नहीं होता। किटाइंस नॉन मेटल के ग्रुप भी बना सकते हैं, फोस्फीनियम, अमोनियम। अब जैसे आशा पूछ रही तो ऐसे ही नाइट्रोसोनियम। क्लियर ना? मिथाइल प्लस, इथाइल प्लस, ये ढेरों है, लंबी लिस्ट है, एक पेज पूरा भर सकता है। क्लियर ना? तो मेटल्स तो आपको पता ही है इस दुनिया में, आपके पास Na प्लस, के प्लस, कैल्शियम +2, इसकी तो लंबी लिस्ट आप खुद ही बना डालोगे। Fe+2, Fe+3। सिंगल सिंगल मेटल भी वेरिएबल वैलेंसी के साथ में और ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसकी भी एक लंबी लिस्ट बन सकती है। अगर हम एनाइंस की बात करें तो एनाइंस आपके पास इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल वाले सिंगल। मेटल जनरली ये हरकतें करेंगी नहीं। मेटल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का लूजर, वो गेन जनरली नहीं करता है। नॉन मेटल ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जितने भी हेलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इसमें आ गए। ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बाइड है, किसी का नाम पूछना हो तो वापस पूछ लेना भाई। ये नाइट्राइड है। सबसे पहले चार का ग्रुप है हेलाइड। हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर है ऑक्साइड, फिर है सल्फाइड, फिर है कार्बाइड, फिर है नाइट्राइड। पार्थ सदमे में चला गया। हाँ जी, अवनी की आवाज लग रही है। हेलाइड है बच्चे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। X- फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कलेक्टिवली HALIDE, हेलाइड। हम 17th ग्रुप को हेलोजेंस बोलते हैं ना अवनी, 17th ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं, सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल। अब तो तुम्हारे साथ मैं तो जनरली रेफरेंस देके चलता हूँ, मेरी आदत है ये। तो अब मेरे पास 3 चैप्टर है रेफरेंस वाले, अब मैं आपको रेफरेंस दूंगा। हेलोजेंस 17th ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनका नाम है हेलोजन, सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, दो चार तो आप भी बोल सकते हो। हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, सल्फेट नाम है इसका, सल्फाइट नाम है इसका, फोस्फेट नाम है इसका, फोस्फाइट नाम है इसका। क्लियर ना? इसी तरीके से एक ASO4-3 आर्सीनेट नाम है इसका। जैसे इसका नाम फोस्फेट है ना, फोस्फेट, इसका नाम आर्सीनेट है। पहले वाले को तो जानते होगे, हाइड्रोक्साइड। दूसरा वाला सल्फेट, तीसरा वाला सल्फाइट। वैसे लास्ट के सफिक्स में डी वहीं लगता है जहां सिंगल एलिमेंट हो। क्लोराइड, ब्रोमाइड,
फ्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, कार्बाइड, वो अकेले अकेले होते हैं, वहां लगता है डी। और ऑक्सीडेशन नंबर कम रह गया, ऑक्सीजन कम रह गई, तो लगता है टी, आइट। जैसे SO3-2 सल्फाइट, ऐसे PO3-3 हो जाएगा ना, PO3-3 फोस्फाइट। और जैसी ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उसका नाम हो जाएगा एट, सल्फेट, फोस्फेट, आर्सिनेट। ये आपने 10वीं में भी सीखा होगा टेक्निक। अकेला अकेला एलिमेंट हो तो आइड लगा देते हैं। अमृत झूम रही है, ओए अमृत क्या हो गया, ऐसे कर रही है अमृत। चाय ज्यादा पी ली लड़की तो? ओके, मुझे लगा ऐसे झूम रही है आज नहीं ऐसे करके। चलो जी, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, मैं फिर बोल देता हूं, सिंगल एलिमेंट हो तो सफिक्स लगता है आइड। और अगर ऑक्सीजन कम रह गई तो लगता है आइट। और ऑक्सीजन फुल फ्लैश आ गई, जिस दिन रेडोक्स चैप्टर पढ़ेंगे और समझ में आ जाएंगी बातें, उसका सफिक्स लगता है एट। तो मैं सल्फर की 3 लिखकर डिफरेंशिएट कर देता हूं। अकेला एलिमेंट सल्फाइड, ऑक्सीजन कम रह गई सल्फाइट, ऑक्सीजन पेट भर के आ गई सल्फेट। तो सल्फर वालों पे सब पे -2 है और फोस्फोरस वालों पे सब पे -3 है। फोस्फाइड, फोस्फाइट एंड फोस्फेट। धीरे धीरे आदत बनेगी अब। तो किटाइंस मेटल नॉन मेटल, एनाइंस में नॉन मेटल और नॉन मेटल का ग्रुप। किसी भी नाम में दिक्कत हो पूछ लो। एक आपको याद है आपने मेरे से बात की थी सर एजाइड क्या होता है, मुझे याद आ रहा है पर तुम नहीं पूछा था शायद ना एक बार, है ना, याद आ रहा है? वो इसमें डाल सकते हो। जो चीज हमें आती हो हम उसको क्यों छोड़े। ये एजाइड है, AZIDE, बड़ा काम आएगा इस चैप्टर में। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत हुई है, बड़ा बढ़िया चैप्टर है। और जीरो न्यूमेरिकल के साथ है, कोई इक्का दुक्का दिख जाएगा वो इस टेस्ट अप टू एंड हाँ डाइपोल मोमेंट में थोड़े दर्शन हो सकते हैं आपको इक्का दुक्का छोटा मोटा न्यूमेरिकल के। आपने 2 न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कर लिए हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया और दूसरा मोल कर लिया है। क्लियर ना? और अब ये थ्योरी का आ गया, पूरा थ्योरी का चैप्टर है ये। तो अगर आप परमिट करो तो मैं अगला पेज लूं, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट सीखते। क्या कह रही है बच्चे? अंशुल, अजाइड बच्चे बस ये है कि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ही डबल बॉन्डेड फॉर्म में जुड़ा हुआ है और सेंटर वाली की वैलेंसी बढ़ती उस पर प्लस लगा दिया और दोनों की वैलेंसी कॉर्नर वालों की कम होती माइनस लगा दिया। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ए जेड, ये जो ए जेड वर्ड है ना बच्चे, अंशुल, ये जो ए जेड वर्ड है, AZA, इसको एजा भी बोलते हैं। इट इज प्रोनाउंशिएट फॉर द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के लिए प्रोनाउंशिएट किया जाता है। अजाइड, एजोनियम, एजोबेंजीन, ये जो AZA है वहां नाइट्रोजन पक्का आ जाएगा। क्लियर? तो यहां नाइट्रोजन 3 थे, क्लियर, और रिजल्टेंट माइनस बच गया तो इसलिए इसको बोला गया AZIDE, एजाइड, N3-1, N3-1। हाँ, इसी चैप्टर में बनेगा। हाइब्रिड सेट पूछी जाएगी इसके अंदर और ये लीनियर शेप का होएगा, जैसे हमारा पेन है ना ऐसा लीनियर शेप। ये तो अभी तुम्हारे आने वाला है। क्लियर? इस 14 दिन के अंदर हाइब्रिडेशन भी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। लो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सीखना हो, एनर्जी कॉन्सेप्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो आप क्या सोचते हो भाई, बॉन्ड के बनने के लिए एनर्जी लूज होनी चाहिए कि गेन होनी चाहिए? वेरी सिंपल, तो शुड बी एक्सोथर्मिक। तो इसका ट्रिक अपने दिमाग में डाल लो, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
जितना एक्सोथर्मिक होएगा, जितना हीट लूज करेगा, जितना हीट लूज करेगा उतना स्टेबल 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 होता चला जाएगा। जितना एनर्जी लूज करेगा उतना स्टेबल स्टेबल होता चला जाएगा। मुग्धा बात समझ में आ रही है पुत्र जी? चलो, तो नंबर वन, टोटल मैं आपको लिख के बता दूं 5 फैक्टर है इसके अंदर, वो सारे एनर्जी वाले ही हैं। पहले इन पांचों के नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले होएगा हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसको बुक्स कई बार ना एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड इज इंडिकेट द हीट। हीट का थर्मोडायनेमिक्स में दूसरा नाम है एंथैल्पी। हीट ऑफ सब्लिमेशन दूसरा, दूसरा हीट, इसको सिंपल लिख देते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी। चौथा नंबर, एक नाम आपने सुना होगा पक्का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होए, किसने नहीं सुना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? वेरी गुड। चलो जी, लास्ट एंड फाइनल, लैटिस एनर्जी। जिसको लैटिस वर्ड समझ में ना आए, वो लैटिस को अपने दिमाग में सिंबलाइज कर लेना, नेटवर्क बना हुआ है कोई, नेटवर्क, नेट बना हुआ है, NaCl 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 NaCl, ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, एक जाला सा बना हुआ है एक, उसको बोल देते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। उसको हम बोल देते हैं लैटिस एनर्जी, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो इन 5 फैक्टर पे बात करेंगे। अब मैं इनके आगे लिख दूं ये ओरिजिनली कैसे होती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अच्छा बात सुनो, किसी सॉलिड को लिक्विड में और फिर गैस में, बिना लिक्विड फेज में आए सीधे गैस में बदलना है, इतना तो सबको पता है। उसका 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 लेकिन जो 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 मेन इश्यू है उस पे आते हैं। अगर सॉलिड को तुम लोग बदल रहे हो वेपर में यानी गैस में, जैसे आयोडीन है या फिर तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, या तुम्हारे घर में कैम्फर होगा, कैम्फर पे ये काम करके देख सकते हो, घर में इसको हीट करो सीधा वो वेपर में बदल जाता है। क्लियर? और नेप्थलीन, क्लियर है? दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ती है तो नेप्थलीन बनता है, ठीक है ना? तो अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? वो हीट एब्जॉर्ब करके, वो हीट एब्जॉर्ब करके सॉलिड से वेपर में बदलता है। कल परसों एक 12वीं पास बच्चा पूछ रहा था मेरे से, सर आइस जब वाटर में बदलती है तो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? मैंने कहा थोड़ा सोच के देख, 5 मिनट मेरे से क्यों पूछ रहा है? फ्रिज में पड़ी रहे तो आइस आइस रहेगी, बाहर आते ही आइस वाटर में बदल जाएगी, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक हीट उसने एब्सॉर्ब की है। सिंपल यार, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस इज 99.99% केस में कैसा होता है? एंडोथर्मिक। क्लियर ना? अच्छा बात सुनो, जब आपने किसी भी आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड मतलब नो इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, सारे वर्ड्स आप तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए मैं बोलता हूं 400 नंबर आए, 500 आए, 550 आए, 600 आए, 700 आए, 720 आए, 710 आए, बात ये कि हम लगे नहीं बस, वर्ड्स आपके दिमाग में घूम जाया करेंगे हाथों हाथ। तो मैं क्या कह रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने सोडियम के गैस को सोडियम के केटायन में बदलना है। डेफिनेशन बोलूं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लूजली लूजली होल्ड आउटर मोस्ट शेल, ऐसे वर्ड्स मिलाकर हमने बोला था नीडेड, फाइनल 3-4 वर्ड्स, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस, ये सबको पता है। तो क्या ये एक्सो एंडो है? शायद ही कोई प्रोसेस आयोनाइजेशन एनर्जी में ऐसा हो जो एक्सोथर्मिक हो, और शायद को अब 100% कर देते हैं, ऐसा कोई आयोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं है जो एक्सो हो, ऑल आर एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि तुम न्यूक्लियस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ले जा रहे हो। न्यूक्लियस कहेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, कहां लेके जा रहा है? उसने कहा मेरे को तो निकालना है, ऑर्डर मिला हुआ है,
बस फिर ठीक है, न्यूक्लियस के अगेंस्ट, पॉजिटिव के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहे हो तो एनर्जी नीडेड है, सिंपल। अच्छा जी, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास ये पेन है, इसको तोड़ना है। इसको तो नहीं तोड़ूंगा मैं कि 15,000 का पेन है ये वाला अकेला ही, क्लियर ना। इसको तोड़ना है मान लो हमने, तो क्या लगता है आपको, आपको एनर्जी मिलेगी या एनर्जी लगेगी? वो किटकेट का ऐड देखा है, किटकेट, किट किटकेट का ऐड देखा है, किटकेट का ऐड, किटकेट ब्रेक, किटकेट ब्रेक। तो उसको तोड़ने में ऐसे थोड़ी, आपको आप तोड़ रहे हो और एनर्जी मिले जा रही, खाने से मिलेगी लेकिन तोड़ने में तो जाएगी ना। तो एक्सो और एंडो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली, नॉट ऑलवेज, बट जनरली एक्सो, नॉट ऑलवेज, मैं फिर कह रहा हूं एक्सोथर्मिक। और लास्ट है लेटिस, एक कटायन। मैं आपको कंपेयर करके, मेरे पास रेफरेंस है अब तो, क्लियर ना। चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक का नाम एनर्जी, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, जिसपे आपने मेरे को कम से कम 1 घंटे तक फंसाया रखा था, आपको समझ नहीं आ रहा था इसीलिए, क्लियर ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे को समझाना नहीं आ रहा था आपको समझ नहीं आ रहा था इसीलिए। सुनो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो एनर्जी के साथ था। अब नहीं, इधर उधर ध्यान मत दो, मुक्का पड़ेगा नहीं तो तुम्हारे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अवनी ने इधर उधर ध्यान दिया, तुरंत मेरे को कहती वापस बता दो। तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ओके ओके, यशिका ने बोला है तो मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हो, रेफरेंस से चलना, जल्दी समझ में आएगा। वहां उसकी एनर्जी होती है जीरो मैक्सिमम। अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चलने लगा इनफाइनाइट से पहले वाले शेल में, मान लो 10वें शेल में, फिर 9वें में, फिर 8वें में, 7वें में, फिर धीरे धीरे फर्स्ट शेल में आ गया। तो आप बताओ, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। स्नेहा का आंसर इमिट करेगा, और भी 2 4 5 लोग बोल रहे हैं इमिट करेगा। हमने वहां रीजन बताया था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से क्या आती है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आने से एनर्जी क्या होगी, लूज, एक्सोथर्मिक। अब जो बात मैं इन चारों के सम से बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। स्टार्ट के तीनों, इसको पूरा डिफाइन करूंगा, अभी तो आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ये 5 टाइप की एनर्जी मुझे अगले बोर्ड पे लिखनी है, क्लियर। तो सिंबॉलिकली हर चीज के साथ लिखनी है, सुनो। अब इन तीनों का सम, फोर स्टेबल आयोनिक बॉन्ड, sum of the sum of the first second third energies should be less than sum of the energies in fourth and fifth step। क्या लगता है आपको? आप एक बैंक में गए, 10,000 रुपये जमा करा के आए, 1 महीने, फिर अगले महीने गए, 10,000 रुपये और जमा कराए, एंडोथर्मिक। बैंक वालों ने आपके पैसे ले लिए, खुशी खुशी आपने फॉर्म भरा और 10,000 रुपये देकर आ गए, और खुश हो रहे थे किसी को पैसे देने के बाद में, बैंक में पैसे जमा कराए, तो आपको श्योरिटी थी मिलेंगे तो सही, क्लियर ना। पड़ोसी को दे के आ जाओ तो इतनी खुशी नहीं होगी, टेंशन होगी, बिना फॉर्म भरे दिया है। लेकिन बैंक में देके आते हो तो खुश हो होते हो तो तीसरे नंबर पे आता हूँ। फिर तीसरे नंबर पे तीसरे महीने फिर गए, 10,000 रुपये जमा कराए, खुशी खुशी फिर घर पे वापिस आ गए। फिर अगले महीने ना आपको लगा यार अपना 3 महीने 10,000 से जमा करा दिया, आपको एंजाइटी होने लगी यार, वो पता ही खा पी के भाग ना जाए, आजकल बैंक भी जल्दी जल्दी बंद हो रहे हैं। तो आप ना चौथे महीने चले गए, आपने कहा भाई पैसे दे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस करा। अभी तक तो एंडो एंडो चल रहा था, करा एक्सोथर्मिक, कहता कौन सा एक्सोथर्मिक, कब आए थे तुम तो कभी आए नहीं हमारे पास। तो तुम हो जाओगे स्टेबल या अनस्टेबल, लड़ पड़ोगे, है ना। और जैसे तुम जाओ, वो बोले भाई साहब आओ, वेरी गुड, आप तो 3 महीने आते थे, और दो 10,000 रुपये। आपने कहा नहीं नहीं, इस बार लेने आया। उसने कहा फॉर्म भरो, विड्रॉल कर लो, आपके 30,200 रुपये हो गए। आपने कहा गुड, 200 रुपये बढ़ गए। एक्सो स्टेबल या अनस्टेबल? यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से यार, कि एंडो 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 के कंपैरिजन में एक्सो एक्सो शुड बी ग्रेटर।
जितना तुम एब्जॉर्ब करवा रहे हो उससे ज्यादा रिलीज होएगा, तभी स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और मैं कह रहा हूं 100% एक्सप्लेनेशन इन द 100% केमिस्ट्री इस बात से आएगा, जितना एनर्जी लूज होएगी अंशिता, जितनी एनर्जी लूज होएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना बैंक में जमा कराया उससे ज्यादा जब वापिस आएगा, जितना एंडोथर्मिक हुआ उससे ज्यादा अगर एक्सोथर्मिक होएगा, जितना जितना तुमने वहां डिपॉजिट कराया उससे ज्यादा अगर विड्रॉल होएगा। इट इज द फंडामेंटल ऑफ द स्टेबिलिटी। चाहे तो ये सीख लो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड एक्सो ज्यादा होना चाहिए, चाहे तो लास्ट में आके सीख लो स्टार्ट के तीनों का सम बाद के दोनों के सम से कम होना चाहिए, बाद के दोनों का सम स्टार्ट के तीनों के सम से ज्यादा होना चाहिए। और सिंपल है, एक्सो शुड बी ग्रेटर देन एंडो। अब इसको डिफाइन करेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन अलग से लिखूंगा बोर्ड पे, फिर आयोनाइजेशन लिखूंगा, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन लिखूंगा। इसको इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे ना। इतने काम देता हूं मैं आपको इन तीनों से। अपने जिससे मोल कॉन्सेप्ट किया था ना वो ये वाली थी बुक, ठीक है। इसमें अभी 5 बज के मेरे पास हुए 16 मिनट, तो आपके ब्रेक का टाइम शुरू हो गया। बस मैं हाईएस्ट 30 सेकंड में काम बता देता हूं आपको, पेज नंबर भी साथ में बता देता हूं। एक ना 58 नंबर पेज खोलना मोल कॉन्सेप्ट वाली बुक में से, 58 नंबर अभी नहीं बाद में खोल लेना, लिख लो कहीं साइड में। उसमें ना एग्जाम्पल नंबर 21 पड़ा हुआ है, पेज नंबर 58 इन यूनिट 2, चैप्टर होएगा थर्मोडायनेमिक्स, और ये एग्जाम्पल नंबर 21 है। क्लियर है? लेफ्ट साइड में एग्जाम्पल नंबर 21 दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लेना अगर आपसे हो पाए तो, ठीक है। इसमें यही पांचों वैल्यूज दे रखी हैं, तो कोशिश करना हाईएस्ट टाइम पीरियड 3 मिनट्स, 3 मिनट तक नहीं हो, चौथे मिनट पे इसको छोड़ के साइड में कर देना कि बाद में देखेंगे जब सर थर्मो पढ़ाएंगे तब देखेंगे। तब तक आपने थ्योरी का 3 बार रिवीजन करना मिनिमम, उसके बाद आपकी चॉइस है। हार्पिक मतलब? अरे अभी कहां से आरपीएस, कल करेंगे हार्पिक से आरपीएस की सफाई, टेंशन मत ले, ठीक है। बोले मैडम। 167, कोई बात नहीं, फिर भी हम विन विन में ही है, टेंशन ना लो, गुड है। हाँ जी, ये लो जी। प्रणव दिखा नहीं भाई, गलत बात है ये तो। ठीक है जी, आज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लेकिन वो 15 मिनट उधर चले गए हमारे टेस्ट में ना। कल मिलते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके जी।